नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। जिसने उन्हें निशाना बनाया वह स्वाभाविक रूप से ये फैन था। यदि युद्ध हार जाता तो ये फैन केवल यही सोचता कि दयु साम्राज्य में ताकत की कमी है। लेकिन अगर इन दो संप्रभु जादूगरों ने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो ये फैन उन्हें मारने में संकोच नहीं करेगा। दाओ रक्षकों की मदद के बिना नीचे चुड़ैल जनजाति की स्थिति बिगड़ रही थी। इस बिंदु पर वुतियान और चुड़ैल यांग के पास अपरिभाषित संप्रदाय के साधकों से फिर से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चुड़ैल जनजाति हार नहीं सकती। कम से कम अब वे हार तो नहीं सकते और दोष उन दोनों पर नहीं मढ़ा जा सकता। वे जानते थे कि दोनों संप्रदायों में कई प्रतिभाशाली चुड़ैलें हैं जो उनकी स्थिति पर नजर रखती हैं और उनसे गलती होने का इंतजार करती हैं। वे ये जिनक्यू और ये किंग की तरह नहीं थे जिनकी प्रतिभा बिल्कुल अलग स्तर की थी। जब तक वे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय को धोखा नहीं देते उन्हें निश्चित रूप से उखाड़ फेंका नहीं जा सकेगा। वे अन्य प्रतिभाशाली चुड़ैलों की तुलना में केवल थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली थीं। जब अपरिभाषित संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु याओशुन को वुतियान का संदेश मिला तो उनका पहला विचार मना करने का था। जीवन और मृत्यु के द्वार से जुड़ने के बावजूद मूलतः वे मनुष्य ही थे। यह अपने आप पर हाथ न डाल पाने के कारण नहीं था, बल्कि यह डर था कि उनकी असली पहचान उजागर हो जाएगी और पूरा मानव कबीला उनका शिकार करेगा। लेकिन जब वुतियान ने उन्हें बताया कि यदि वे दायु साम्राज्य को नष्ट कर दें तो उन्हें साम्राज्य के खजाने का आधा सा मिल सकता है तो उनकी सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने जीवन और मृत्यु के द्वार के सभी साधकों से संपर्क किया तथा तीनों कर्णधारों को भी इसमें शामिल करने की योजना बनाई। जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए दायु साम्राज्य निचले 5 राज्यों में सबसे बड़ा खतरा था। यदि वे दयु साम्राज्य को मिटा सकते हैं तो भले ही नई सेनाएं उभरें, वे घुसपैठ कर सकते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। वर्तमान निचले 5 राज्यों के 4 कर्णधारों में से एक होने के नाते सुयान को भी हाथ मिलाने का निमंत्रण मिला, लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। सुयान के इनकार से अन्य 3 कर्णधार नाराज हो गए, जिन्होंने दावा किया कि वे जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सुयान ने जीवन और मृत्यु के द्वार के प्रति पूरी तरह से समर्पण नहीं किया है। सुयान को उनकी धमकियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि सुयान का निर्णय सबसे सही है। यहाँ तक कि दक्षिण पूर्वी राज्यों में जीवन और मृत्यु के द्वार के भीतर भी सुयान के निर्णय पर संदेह उत्पन्न हो गया। लेकिन सुयान ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने केवल चेतावनी दी कि किसी को भी इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। जीवन और मृत्यु के द्वार के साधक शीघ्रता से युद्धभूमि की ओर दौड़ पड़े। दयु साम्राज्य के साथी साथियों, हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। जैसे ही जीवन और मृत्यु के द्वार के साधक युद्ध में शामिल हुए, वे शीघ्रता से दयु साम्राज्य की सेना के पास पहुंचे और ऐसा दिखावा किया कि वे उनकी सहायता करने आ रहे हैं। बहुत जल्द ही वे दयु साम्राज्य के कृषकों के करीब आ गए। जीवन और मृत्यु के द्वार के साधक करीब आते जा रहे थे और उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई, यह सोचकर कि उनकी योजना सफल हो गई है। एक बार जब वे दयु साम्राज्य में घुस गए तो अचानक हमला निश्चित रूप से साम्राज्य पर भारी प्रहार कर सकता था। उस समय ये शियाओ जो ऊंचे मंच पर थी, आखिरकार बोली, कार्यवाही करना ये शियाओ के हाथ में। जीवन और मृत्यु के द्वार के सभी निम्न 5 अवस्थाओं के साधकों की एक सूची थी। अगर सभी प्रकट साधक उस सूची में हैं तो ये शियाओ को यह सूची कैसे नहीं मिली? ये शियाओ के शब्द सुनकर जीवन और मृत्यु के द्वार के साधक कुछ भ्रमित हो गए। कदम उठाओ, किसके खिलाफ? बहुत जल्द उन्हें पता चल गया कि ये शियाओ किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। ये शियाओ के आदेश के बाद दायु साम्राज्य के सैनिकों ने तुरंत अपनी आक्रमण रेखा बदल दी। उन्होंने जीवन और मृत्यु के द्वार के साधकों पर अपना भयंकर हमला किया, जो पत्थर फेंकने की दूरी पर थे। इस अचानक हमले ने जीवन और मृत्यु के द्वार के साधकों को चौंका दिया तथा उन्हें भारी क्षति पहुंचाई।
दयु के राजा, इसका क्या अर्थ है? याओ शुन गुस्से से दहाड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पर्दाफाश कैसे हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि हमें नहीं पता कि तुमने पहले ही मानव कुल को धोखा दे दिया है? बिना किसी हिचकिचाहट के ये शियाओ शियाओ, जिसे फीनिक्स शियाओ शियाओ द्वारा ले जाया गया था, जीवन और मृत्यु के द्वार के साधकों की ओर मुड़ गया। जीवन और मृत्यु का द्वार, आपकी छिपी हुई रणनीति, विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है। जब ये शियाओ शियाओ ने जीवन और मृत्यु का द्वार शब्द कहे, तो याओ शुन ने अंतः पुष्टि की कि वे वास्तव में उजागर हो चुके थे। आकाश में फैले मानव सम्राट की आभा के आवरण के नीचे भी याओ शुन अभी भी यह नहीं समझ सका कि ये शियाओ शियाओ को जीवन और मृत्यु के द्वार के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला। सैद्धांतिक रूप से वू शियांग के पूर्वज की तकनीक के साथ जीवन और मृत्यु के द्वार के साधक यदि पकड़े भी जाएं, तो भी वे जीवन और मृत्यु के द्वार के अस्तित्व को प्रकट नहीं कर सकते। जब याओ शुन गिरा, तो ये शियाओ शियाओ के भीतर मानव सम्राट की आभा का अचानक उभार हुआ। जल्द ही ये शियाओ शियाओ को आभा का स्रोत समझ में आ गया। मानव सम्राट मानव कुल की रक्षा करता है, और जीवन और मृत्यु के द्वार के साधक मानव कुल के गद्दार। मानव सम्राट की यह आभा मानव गद्दारों को खत्म करने के बाद ये शियाओ शियाओ को मानव कबीले के भाग्य से एक इनाम है। ये शियाओ शियाओ अचानक उत्साहित हो गई। जब उसने जीवन और मृत्यु के द्वार के इन साधकों को देखा तो उसकी आंखों का भाव बदल गया। क्या ये देशद्रोही हैं? नहीं, ये मेरे आसपास घूम रहे रईसों जैसे हैं। जीवन और मृत्यु के द्वार के साधकों के इस समूह को भागने के लिए तैयार देखकर ये शियाओ शियाओ ने तुरंत कार्रवाई की। मानव सम्राट की आभा का यह ताजा उभार ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह उन्हें भागने दे सकती थी। मारना। ये शियाओ शियाओ द्वारा त्वरित कार्रवाई करने से उसके अंदर मानव सम्राट की आभा बढ़ती रही। मानव सम्राट का धर्मग्रंथ बिना रुके चल रहा था, उसके भीतर की आभा को पचा रहा था। कुछ ही समय में ये शियाओ शियाओ पर बढ़ते दबाव के साथ उसकी साधना का स्तर आश्चर्यजनक रूप से स्वर्ण अमर के शिखर तक पहुंच गया। साधना की यह गति किसी भी अमृत या रहस्यमय गोली से कहीं अधिक तीव्र थी। ये शियाओ शियाओ को पूर्वाभास था कि जिस क्षण वह निचले 5 राज्यों पर कब्जा करेगी, वह गहन अमरता में प्रवेश करेगी। यह बात मन में रखते हुए ये शियाओ शियाओ को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। दयु साम्राज्य, पूरी ताकत से हमला करो। ये शियाओ शियाओ के व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में शामिल होने के साथ चुड़ैल जनजाति, जो पहले से ही हार रही थी, पीछे हटने लगी। चुड़ैल सेना के पीछे वूतियान और चुड़ैल यांग अपनी लगातार घटती सेना को असहाय होकर देख रहे थे। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का द्वार भी नष्ट कर दिया गया, उनके पास कोई अतिरिक्त सैनिक नहीं बचा। वास्तव में डायन जनजाति में अभी भी डायन सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोग मौजूद हैं, लेकिन ऊपरी 5 राज्यों में भी कई मानव अमर सम्राट हैं। प्रत्येक चुड़ैल सम्राट के अपने अपने कार्य थे, उन्हें निचले 5 राज्यों में मदद के लिए भेजना असंभव था। यहाँ तक कि संप्रभु जादूगरों के पास भी मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि चुड़ैल जनजाति ने निचले 5 राज्यों में संप्रभु जादूगरों को भेजने का साहस किया, तो मनुष्य निचले 5 राज्यों में अमर राजाओं को भेज देंगे। न तो मनुष्य और न ही चुड़ैलें युद्ध क्षेत्र का विस्तार चाहती थीं। उन्होंने चुपचाप निचले 5 राज्यों को दोनों कबीलों के अमर राजाओं के अधीन रहने वाले साधकों के लिए प्रशिक्षण स्थल बना दिया था। जो कोई भी इस संतुलन को तोड़ने का साहस करेगा, उसे निश्चित रूप से विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। तो अब वूतियान और चुड़ैल यांग केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन खुद पर भरोसा करना, ये शियाओ शियाओ को अभी भी उग्रता से मारकाट करते देख वूतियान और चुड़ैल यांग तुरंत पीछे हट गए। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। वे निचले 5 राज्यों में केवल पुण्य अर्जित करने के लिए आए थे और निश्चित रूप से मरना नहीं चाहते थे। ये जियाओ जियाओ को अनिच्छा से देखते हुए हमारे यहाँ आने का इंतजार करने के बजाय जब ये जिनक्यू आसपास था, तब आपने यह कदम क्यों नहीं उठाया? आक्रोश से भरकर अंततः दोनों ने आह भरी। पीछे हटना मध्य प्रांत अब मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं था। वे केवल शेष 2 प्रांतों में ही वापस जा सकते थे। जब तक उनके क्षेत्रों पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हो जाता, तब तक एक मौका बना हुआ था। वूतियान और चुड़ैल यांग से पीछे हटने का आदेश प्राप्त करने के बाद चुड़ैल खोजकर्ता सेना अब और नहीं रुक सकी और तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। यद्यपि चुड़ैलें युद्धप्रिय थीं, फिर भी युद्ध के समय जहां जीतने की कोई आशा नहीं होती, वे भी मृत्यु से डरती थीं। ये फैन ने 2 चुड़ैल बच्चों और 2 संप्रभु जादूगरों को जाने से नहीं रोका। चुड़ैल जनजाति में चुड़ैल सम्राट स्तर के शक्तिशाली लोग भी हैं, जिनके खिलाफ ये फैन आश्वस्त नहीं था। यदि चुड़ैल जनजाति के छोटे गुर्गे मर जाते तो कोई समस्या नहीं होती,
लेकिन यदि चुड़ैल बच्चे और संप्रभु जादूगर दोनों मर जाते तो ये फैन को डर था कि चुड़ैल जनजाति का चुड़ैल सम्राट व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। ये परिवार वर्तमान में पर्याप्त मजबूत नहीं था और उसे विकसित होने के लिए अभी भी समय की आवश्यकता थी। ये परिवार के विकास के लिए एक स्थिर अवधि के बदले में चुड़ैल जनजाति के कुछ सदस्यों को भागने देना एक समझौता था जिसे ये फैन करने को तैयार था। चुड़ैल जनजाति के किसी हस्तक्षेप के बिना दायु साम्राज्य की शक्तिशाली सेनाएं बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने लगीं और 3 राज्यों पर पुनः कब्जा कर लिया। जैसे जैसे तीनों राज्य दायु साम्राज्य के नियंत्रण में आते गए, उसकी गति और अधिक मजबूत होती गई। डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन का आकार तेजी से बढ़ रहा था। डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन 10,000 मील तक फैला हुआ है, जो साम्राज्य का प्रतीक है। और यदि डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन 1,00,000 मील तक पहुंच जाता है तो उसे अमर राजवंश के रूप में मान्यता दी जाती है। एक अमर राजवंश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। केवल एक वास्तविक अमर राजवंश बनने से ही बड़े शक्तिशाली कुलों का ध्यान आकर्षित होगा। निचले 5 राज्यों में एक भी अमर राजवंश नहीं पाया जा सका। यहां तक कि ऊपरी 5 राज्यों में भी, जहां शक्तियां प्रचुर मात्रा में थीं, अमर राजवंशों की संख्या अधिक नहीं थी। ये शियाओ ने बाद के मामलों में भाग न लेने का निर्णय लिया तथा इसके बजाय अपने साधना स्तर को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। चुड़ैल यांग और वूतियान पूर्वी स्वर्ग राज्य में चुड़ैल जनजाति के मुख्य आधार पर लौट आए थे। दोनों प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरु उन्हें वहीं मार डालना चाहते थे। पुण्य कमाने का इतना बड़ा मौका उन्होंने गंवा दिया था। जब ये किंग और ये जिनक्यू यहाँ थे तो कुछ भी नहीं हुआ। इस दौरान दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के उच्च अधिकारी दोनों प्रमुख संप्रदायों का मजाक उड़ा रहे थे। अब सारा दोष 2 चुड़ैल बच्चों पर डाल दिया गया। निचले 5 राज्यों में हार के कारण उन्हें 2 दिव्य बच्चों से निपटने का अवसर भी खोना पड़ा। यही बात थी जिसने दोनों प्रमुख संप्रदायों को वास्तव में परेशान कर दिया। यदि दिव्य बालकों से निपटा नहीं गया तो चांगमिंग विश्व पर आक्रमण करने का उनका मिशन असफल माना जाएगा। उच्च राज्य के संसाधनों ने पहले ही चुड़ैल जनजाति को काफी समृद्धि प्रदान कर दी थी। इस समय चुड़ैल जनजाति और मानव कबीले के बीच गतिरोध चल रहा था। चुड़ैल जनजाति अच्छी तरह से जानती थी कि चांगमिंग विश्व पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव था। उनका उद्देश्य केवल चांगमिंग विश्व से पर्याप्त संसाधन निकालना था। चुड़ैल जनजाति लंबे समय से मानव कबीले के संसाधनों पर लालच कर रही थी। चांगमिंग विश्व में लौटने से पहले 2 दिव्य बच्चों को समाप्त करना होगा। बहुत विचार विमर्श के बाद पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने दर्द से कराहते हुए अनिच्छा से सार रक्त की एक बूंद निकाली। यह सार रक्त की बूंद पूर्वज चुड़ैल का सार रक्त है। यह पूर्वज चुड़ैल के रक्तवंश के लोगों के लिए बेहद आकर्षक है। आप इसका उपयोग दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के 2 दिव्य बच्चों को लुभाने के लिए कर सकते हैं। पूर्वी स्वर्ग राज्य में 2 दिव्य बालकों से निपटने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उन्हें बहकाकर बाहर निकालना पड़ा। वूतियान और चुड़ैल यांग ने घबराहट से निगल लिया, उनकी आंखें लालच से उनके सामने पूर्वज चुड़ैल के सार रक्त पर टिकी हुई थीं। यदि वे सार रक्त की इस बूंद का उपयोग कर सकें तो न केवल उनकी साधना का स्तर बढ़ेगा बल्कि उनकी योग्यता में भी काफी सुधार होगा। यहाँ तक कि एक संप्रभु जादूगर भी ऐसे खजाने की लालसा करेगा। हालांकि वे दोनों जानते थे कि भले ही वे चुड़ैल के बच्चे थे, लेकिन वे इस तरह के खजाने के हकदार नहीं थे। यदि ये जिनक्यू और ये किंग न होते तो संप्रदाय गुरु कभी भी इतनी मूल्यवान वस्तु का निर्माण नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि यदि वे 2 दिव्य बालकों को समाप्त कर सकें तो उनका मानना था कि संप्रदाय से मिलने वाले पुरस्कार उन्हें निराश नहीं करेंगे। एक षड्यंत्र चुपचाप सामने आता है। इस बीच दायु साम्राज्य की शक्तिशाली सेनाओं ने अंतिम 3 राज्यों पर पूर्णतः अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार निचले 5 राज्य सभी दायु साम्राज्य का क्षेत्र बन गए थे। एक दहाड़, एक गगनभेदी ड्रैगन दहाड़ के साथ 1,00,000 फीट से अधिक लंबा ड्रैगन दायु साम्राज्य की राजधानी से निकला। भाग्य का एक अंथीन प्रवाह डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन से उमड़ा, फिर पूरे दायु साम्राज्य में फैल गया। दायु साम्राज्य के सभी साधकों ने ताजगी महसूस की और तुरंत ही आत्मसात करना और सफलताएं प्राप्त करना शुरू कर दिया। डेस्टिनी गोल्डन ड्रैगन का 1,00,000 फीट से अधिक ऊंचा होना यह दर्शाता है कि दायु साम्राज्य दायु अमर राजवंश में पदोन्नत होने के लिए तैयार था। हालांकि दायु साम्राज्य के किसान जल्दबाजी में नहीं थे। वे एक व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी महारानी रानी ये शियाओ। गुफा घर के अंदर ये जियाओ की आभा लगातार उतार चढ़ाव कर रही थी। जो आभा अनजाने में उसके शरीर से फिसल गई थी, वह अनेक सुनहरे ड्रैगन में परिवर्तित हो सकती थी, जो उसकी असीम शक्ति का संकेत था। लगभग पूरा हो गया है, अब सफलता का समय है। ये शियाओ ने जो दांव समझा वह मानव सम्राट का दांव था।
उसने जो दाव फल खोला वह मानव सम्राट दाव फल था, और जो फूल उसमें से उगा था वह स्वाभाविक रूप से मानव सम्राट फूल था। ये शियाओ शियाओ के सिर के ऊपर एक फूल धीरे धीरे खिल गया, जिसकी पंखुड़ियां घनी थीं। यद्यपि यह ये फैन से मेल नहीं खाता था, फिर भी यह एक सामान्य गहन अमर साधक से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दाव पुष्प पर धीरे धीरे एक साम्राज्य का भूत उभरने लगा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे दयु साम्राज्य की प्रजा को कोई पूर्वाभास हो गया हो और वे सब ऊपर देखने लगे। आकाश में ऊपर ये शियाओ शियाओ की आकृति दयु साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में प्रकट हुई। स्वर्गीय आदेश धन्य है, आज दयु साम्राज्य ने पूर्णता प्राप्त कर ली है। मैं स्वर्ग से अमर राजवंश में पदोन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे ही ये शियाओ शियाओ ने बात की, अनंत चमक विश्व दाओ का प्रतिनिधित्व करने वाली न्याय की आंख धीरे धीरे आकाश में प्रकट हुई। महान ताओ के लिए यह निर्धारित करना सरल था कि क्या दयु साम्राज्य पदोन्नति के लिए योग्यताएं पूरी करता है। की अनुमति दी, सबके कानों में एक अलग सी आवाज गूंज उठी। एक बार पदोन्नति के लिए योग्यता प्रदान कर दी गई तो अगली चीज जिसका सामना दयु साम्राज्य को करना था वह था तथाकथित परीक्षण। महान ताओ की आंख से काली आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये ताओ सैनिक थे जो अमर राजवंश में पदोन्नति के परीक्षण के लिए जिम्मेदार थे। ताओ सैनिकों को हराने से अमर राजवंश में वास्तविक पदोन्नति संभव होगी। फीनिक्स गर्ल आर्मी उपस्थित 10,000 सितारों की सेना। उपस्थित 10 सेनाएं युद्ध भावना से परिपूर्ण थीं। दयु साम्राज्य की शान ही उनकी शान थी। दयु साम्राज्य को अमर राजवंश में पदोन्नत करने के लिए वे कोई डर नहीं दिखाएंगे। लड़ो लड़ो लड़ो। 10 सेनाओं और 10 सेना आत्माओं के साथ वे सीधे ताओ सैनिकों की ओर बढ़े। तुरंत ही युद्ध छिड़ गया। महान ताओ का परीक्षण पारित करना असंभव नहीं हो सकता। अमर राजवंशों में 10 सेनाएं कमजोर नहीं थीं। ये शियाओ शियाओ ने कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि केवल उन 10 सेनाओं को देखा जो ताओ सैनिकों के खिलाफ लड़ रही थीं। यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, यह दयु साम्राज्य की सेना के लिए भी एक परीक्षा थी। यद्यपि दयु साम्राज्य ने अनेक लड़ाइयां लड़ी थीं, फिर भी सेना की युद्ध शक्ति का सही मूल्यांकन करने के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया था। यह अवसर अच्छा था। ये शियाओ शियाओ के पीछे ये परिवार के 8 स्वर्ण अमर पूर्वी सम्राट अन्य लोग थे, सभी युद्ध देख रहे थे। काली जिंग तियान लाल फीनिक्स लड़की 10,000 सितारों की सेना और फीनिक्स गर्ल सेना निस्संदेह 10 सेनाओं में सबसे शक्तिशाली थीं। एक ही हमले में अनगिनत ताओ सैनिक मारे गए। अन्य 8 सेनाएं भी पीछे नहीं रहीं और उन्होंने एक के बाद एक सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। युद्ध पूरे 10 दिन तक चला। जब आखिरी ताओ सैनिक मारा गया तो महान ताओ की भावशून्य आंख ने भी 10 सेनाओं पर कुछ अतिरिक्त नजरें डाली। ये 10 सेनाएं उन साम्राज्यों में सबसे अधिक दुर्जय थीं जो अमर राजवंशों की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में थे। कुछ ही दूरी पर ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य का ईर्ष्यालु राजा पदोन्नति समारोह देख रहा था। वह सोच रहा था कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को अमर राजवंश में पदोन्नत होने का मौका कब मिलेगा। काले ड्रैगन के राजा को किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं थी और वह अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट था। एक समय ऐसा भी था जब स्वर्गीय अमर क्षेत्र भी ब्लैक ड्रैगन के राजा के लिए एक स्वप्न मात्र था। लेकिन अब न केवल उसकी साधना का स्तर स्वर्गीय अमरता के मध्य चरण तक पहुंच गया है, बल्कि ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य भी फल फूल रहा है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को जून लोंग के बच्चे को सौंप दूंगा। ये जिनशुई, यह बच्चा भी अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर देगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में वह ब्लैक ड्रैगन साम्राज्य को ब्लैक ड्रैगन अमर राजवंश में बदल सकेगा। आकाश से भाग्यशाली रोशनियां उतरी। दयु अमर राजवंश के सभी साधकों ने साम्राज्य के अमर राजवंश में पदोन्नति के लाभों का आनंद लिया है। खेती में सफलता, क्षमता में वृद्धि। संपूर्ण दयु अमर राजवंश मजबूत हो गया है। फीनिक्स गर्ल आर्मी और अन्य प्रमुख बलों के नेताओं ने इस अमर राजवंश पदोन्नति में महान योगदान दिया है और स्वाभाविक रूप से उनका लाभ सबसे बड़ा है। दाओ फल की आभा उभरी और दयु अमर राजवंश में अचानक 10 और स्वर्ण अमर क्षेत्र साधक आ गए। गोल्डन इम्मोर्टल के शी तियान बहुत खुश थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला ये शियाओ शियाओ के साथ जुड़ना ही लिया था। इस बार हमने सीधे उड़ान भरी। निचले 5 राज्यों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। दयु अमर राजवंश का प्रचार सफल रहा है और ये शियाओ की गति अचानक धीमी हो गई है। अगला काम यह है कि इस फसल को पूरी तरह से पचाया जाए और दयु साम्राज्य की नींव को बेहतर बनाया जाए। जब दयु साम्राज्य को दयु अमर राजवंश में पदोन्नत किया गया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दूर किन सम्राट राज्य में इसने काफी सनसनी मचा दी। यिंगजू, जो अनगिनत वर्षों से सो रहा था, अचानक जाग उठा।
महान किन दिव्य राजवंश के सभी जनरलों ने यिंगज़ू की आभा को महसूस किया और आश्चर्य से ऊपर देखा। क्या यिंगज़ू फिर से जाग गया है? क्या युद्ध फिर से शुरू करने का समय आ गया है? 3000 लोगों में एकमात्र दिव्य राजवंश के रूप में एक महान किन दिव्य राजवंश कुल 10,000 लोगों पर कब्जा करता है। यिंगज़ू ताओवादी पूर्वज स्तर के प्राणियों के बीच एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। यिंगज़ू प्रकट नहीं हुआ, वह बस दूर तक देखता रहा। मानव सम्राट पुनः प्रकट हो गया है। लगता है यह ब्रह्मांड फिर से अस्तव्यस्त होने वाला है। ईश्वर बनने का मार्ग अब प्रकट होने वाला है कहीं, और ये फैन ने सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, इनाम का दावा करो। ये शियाओशियाओं ने गहन अमरता को तोड़कर पारिवारिक कुलीन 16 का दीर्घकालिक कार्य पूरा कर लिया है। स्वाभाविक रूप से सिस्टम पुरस्कार भी होंगे। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई, परिवार प्रमुख विशेषता, अमर सम्राट योग्यता, इंद्रधनुष, परिवार फॉर्चून 5000। दयु साम्राज्य को अमर राजवंश में पदोन्नत किया गया है। परिवार के मुखिया की शक्ति का मूल्य 200,000 बढ़ गया है। सिस्टम की त्वरित ध्वनियां ये फैन के दिमाग में गूंजने लगी। दयु अमर राजवंश के प्रचार ने परिवार की शक्ति के विशिष्ट उन्नयन के दीर्घकालिक कार्य को एक कदम दूर कर दिया है। सिस्टम विशेषताएं लोड करें। ये परिवार के साधकों की योग्यता पुनः बढ़ गई और वे अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच गए। एक परिवार के मुखिया के बारे में सोचना डरावना है, जिसके पास अमर सम्राट की शक्ति है। पारिवारिक भाग्य में 50,000 अंकों की वृद्धि ने बाईजे की साधना के स्तर को सीधे स्वर्ण अमरता के शिखर तक पहुंचा दिया है। अब ये परिवार में स्वर्ण अमर क्षेत्र के साधक अधिकाधिक संख्या में हैं। ये फैन को लगता है कि बहुत जल्द ही उसकी साधना का स्तर अमर सम्राट क्षेत्र तक उन्नत हो जाएगा। एक बार जब वह अमर सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो भले ही वह अमर सम्राट को हरा न सके, फिर भी उसे डरने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह ये परिवार ने चांगमिंग दुनिया में खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया है। सिस्टम परिवार रैंकिंग खोलें। वर्तमान पारिवारिक रैंकिंग चांगमिंग विश्व 788। ये फैन थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसने इतनी जल्दी शीर्ष 1000 में जगह बनाने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि ऊपरी 5 राज्य उतने मजबूत नहीं हैं जितना की कल्पना की गई थी। सिस्टम परिवार रैंकिंग इनाम का दावा करें। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। पारिवारिक भाग्य मूल्य 10,000। समय का प्रतीक 3। समय का प्रतीक किसी भी चीज पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 1,00,000 वर्षों के भीतर समय के प्रवाह को बढ़ाने या घटाने के लिए 12 घंटे तक रहता है। कितनी अच्छी बात है। यदि इसे आध्यात्मिक चिकित्सा में लागू किया जाए तो यह औषधीय गुणों को सीधे तौर पर 1,00,000 वर्षों तक बढ़ा सकता है। लेकिन इतनी कीमती चीज का आध्यात्मिक चिकित्सा पर उपयोग करना संभवतः व्यर्थ है। यदि इसका प्रयोग किसी शत्रु पर किया जाए जिससे उसका जीवनकाल 1,00,000 वर्ष कम हो जाए, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या यह किसी अमर सम्राट को तुरंत मार सकता है। लेकिन ये फैन को लगता है कि यह काफी मुश्किल हो सकता है। एक अमर सम्राट का जीवनकाल 1,00,000 वर्षों से भी अधिक होता है। यहाँ तक कि अमर सम्राटों की भी किंवदंतियां हैं जो अपने दांव हृदय के पतन से मरने से पहले ठीक 10,00,000 वर्ष तक जीवित रहे। सैद्धांतिक रूप से एक बार जब आप अमर के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो जब तक आपका दांव हृदय नष्ट नहीं हो जाता, आप मारे जाने के अलावा लगभग कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं मरेंगे। साधना स्तर जितना मजबूत होगा, दांव हृदय उतना ही मजबूत होगा। दांव हार्ट की बात करते हुए ये फैन को अचानक याद आया कि उसकी हार्ट पावर लंबे समय से चौथे स्तर पर अटकी हुई थी, लेकिन उसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हृदय शक्ति की साधना मायावी है, और यहाँ तक कि ये फैन भी नहीं जानता कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। सब कुछ केवल प्रवाह के साथ ही चल सकता है। दयु अमर राजवंश द्वारा 5 राज्यों पर कब्जा करने के बाद उनके द्वारा प्राप्त संसाधनों में स्वाभाविक रूप से बहुत वृद्धि हुई। उनमें से कुछ का उपयोग दयु अमर राजवंश में किया गया, जबकि बाकी को ये परिवार को भेज दिया गया। ये फैन ने अपने सामने पड़े कीमती संसाधनों को देखा और अपने हाथ की एक लहर से उन सभी को कैओस स्पेस में इकट्ठा कर लिया। अतीत में ये परिवार के पास संसाधन तो बहुत थे, लेकिन साधक ज्यादा थे। ये फैन अराजकता की दुनिया को बढ़ाने के लिए और संसाधन नहीं जुटा सकता था। इतने वर्षों के बाद अराजकता दुनिया का स्तर हमेशा लिटिल थाउजेंड वर्ल्ड के शिखर पर अटका हुआ है। अब वह अंतः अराजकता विश्व को मध्य 1000 विश्व में उन्नत कर सकता था। ये फैन द्वारा बड़ी संख्या में संसाधनों को कैओस क्यूई में फेंक दिया गया और फिर विश्व उत्पत्ति द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जो दुनिया के प्रचार के लिए पोषक तत्व बन गए। जब ये फैन अराजकता की दुनिया को उन्नत करने में व्यस्त था, तब ये परिवार के अन्य साधक भी अपने अपने काम में व्यस्त थे। ये जिंतियन की बिजनेस वेन ने 5 राज्यों में 1000 पत्तियों का मंडप स्थापित करना शुरू कर दिया।
दयु अमर राजवंश के क्षेत्र में वृद्धि के साथ इसे पूरा कवर करना आसान नहीं है। अब कियानजिन पैवेलियन जैसे दयालु लोग नहीं हैं जो चैनलों को शीघ्रता से स्थापित करने में मदद कर सकें। 1000 लीव्स पैवेलियन केवल स्वयं ही यह काम कर सकता है। दीर्घायु संप्रदाय और 1000 पत्तियां अकादमी ने भी दयु अमर राजवंश के भीतर बड़े पैमाने पर शिष्यों की भर्ती शुरू कर दी। इस लड़ाई में दीर्घायु संप्रदाय और 1000 पत्तियां अकादमी दोनों ने दयु अमर राजवंश को बड़ी संख्या में प्रतिभाएं प्रदान की। अब इन संप्रदायों के आंतरिक मामले थोड़े खाली हो गए हैं तथा उन्हें तत्काल नए रक्त की आवश्यकता है। दीर्घायु संप्रदाय और 1000 लीव्स अकादमी के उच्चस्तरीय भर्ती प्रयासों ने निस्संदेह कई ताकतों का ध्यान आकर्षित किया। दयु अमर राजवंश की ताकत के कारण ये सेनाएं केवल गुप्त रूप से शिष्यों की भर्ती कर सकती थीं, वे साहसपूर्वक भर्ती करने का साहस नहीं कर पाती थीं। लेकिन अब दीर्घायु संप्रदाय और 1000 पत्तियां अकादमी इतनी खुलेआम भर्ती कर रही हैं कि दयु अमर राजवंश द्वारा लक्षित किए बिना कई ताकतें बहुत सक्रिय हो गई हैं। शीघ्र ही दीर्घायु संप्रदाय और सहस्त्रपत्ति अकादमी जैसी अनेक सेनाओं ने शिष्यों की भर्ती शुरू कर दी और यहां तक कि बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली कनिष्ठ साधकों को अपनी सेनाओं में शामिल करने के लिए अनेक तरीकों का प्रयोग भी किया। दयु अमर वंश के साधक बहुत भोले हैं, वे प्रतिभा को ज्यादा महत्व नहीं देते। अब सारा लाभ हमारा है। वास्तव में कई संप्रदायों ने तो दयु अमर राजवंश में एक देश के भीतर एक देश स्थापित करने की कल्पना भी शुरू कर दी थी और उनका जीवन पहले से अधिक समृद्ध होगा। उन्हें बस अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दयु अमर राजवंश के संरक्षण के साथ कोई अन्य ताकत उन्हें परेशान करने नहीं आएगी। दयु साम्राज्य बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी भर्ती पूरी होने से पहले ही 10 बड़ी सेनाएं, जिन्हें अभी अभी कुछ समय के लिए आराम मिला था, तुरंत रवाना हो जाएंगी। इन सेनाओं के उच्च पदस्थ अधिकारियों को सीधे तौर पर उनके साधना स्तर से अपंग कर दिया गया और उन्हें एकदम नए दयु अमर शहर में ले जाया गया। यहां तक कि जब उन्हें ले जाया जा रहा था तब भी वे समझ नहीं पाए। दीर्घायु संप्रदाय और 1000 पत्तियां अकादमी के लोग बिना किसी शर्त के लोगों की भर्ती कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। इस कब्जे का प्रभारी 10,000 सितारे द्वीप का एक बुजुर्ग व्यक्ति था। यह सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखें घुमा लीं। हजारों पत्तों वाली अकादमी और दीर्घायु संप्रदाय के सभी लोग राजा के परिवार के सदस्य हैं, वे हमारे लोग हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी लोग निराश हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे सचमुच अपने भाग्य के हकदार थे। इन सेनाओं के पकड़े जाने के बाद दयु अमर राजवंश के अन्य कबीले धीरे धीरे कमजोर होते गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक वे दयु अमर राजवंश में कोई उपद्रव नहीं करेंगे, तब तक वे अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करेंगे। संपूर्ण निचले 5 राज्य तेजी से स्थिर हो गए। दायन जनजाति के आक्रमण से दायु अमर राजवंश को निचले 5 राज्यों से सबसे अधिक लाभ हुआ था। जिसने सबसे बड़ा अवसर प्राप्त किया वह निस्संदेह जीवन और मृत्यु का द्वार था। कुछ छोटे अनुचरों के अलावा जीवन और मृत्यु के द्वार पर अभी भी जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति 3 मुख्य कर्णधार थे। इस समय उन्हें सुयान की तरह किनारे पर खड़े न होने का गहरा अफसोस हुआ। एक बार लालच में अंधे हो जाने के बाद उनके कार्यों से जीवन और मृत्यु के द्वार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इतना बड़ा नुकसान जीवन और मृत्यु का द्वार निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ेगा। जल्द ही जीवन और मृत्यु के द्वार के उच्च पदस्थ अधिकारी निचले 5 राज्यों में जीवन और मृत्यु के द्वार के मुख्य हॉल में पहुंचे। क्या आप अपने अपराधों को समझते हैं? तीनों कर्णधार कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। हम समझते हैं, हम करते हैं। पतवार चलाने वालों ने अपना बचाव करने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उनके लिए मौत से भी बदतर सजा का इंतजाम था। सुहेलसमैन, इस बार आपका धन्यवाद, अन्यथा जीवन और मृत्यु के द्वार की इतने वर्षों की योजनाएं बर्बाद हो जाती। यह तथ्य कि पूर्वी राज्य और नानझो शाखाओं में कोई नुकसान नहीं हुआ, जीवन और मृत्यु के द्वार के लिए भी अच्छी खबर थी। यदि सभी का सफाया हो गया होता तो निचले 5 राज्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाता। हॉल के स्वामी ने संतुष्ट भाव से सुयान की ओर देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह वुशियान के पूर्वज की प्रत्यक्ष शिष्या थी। ऐसे प्रलोभनों का सामना करने पर भी वह सही और गलत में अंतर कर सकती थी। हॉल मास्टर बहुत दयालु हैं, मैं तो बस भाग्यशाली था। सुयान के विनम्र रवैये से हॉल मास्टर और भी प्रसन्न हो गया। एक विचार के साथ हॉल मास्टर ने वुजियांग के पूर्वज से एक टोकन निकाला और एक आकृति सभी के सामने उभरी। यद्यपि किसी ने कभी नहीं देखा था कि वुशियांग के पूर्वज कैसे दिखते थे, फिर भी सभी को यकीन था कि यह आकृति वुशियांग के पूर्वज थे। आदरणीय पूर्वज नमस्कार, सभी ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। वुजियांग के पूर्वज ने कोई जवाब नहीं दिया,
लेकिन सुयान की ओर देखा, उनकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। भले ही सुयान ने निचले 5 राज्यों में जीवन और मृत्यु के द्वार को बर्बाद कर दिया हो, लेकिन वुजियांग के पूर्वज को कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन सुयान के निर्णय ने वुजियांग के पूर्वज को सम्मान दिलाया। उनके शिष्यों में न केवल असाधारण प्रतिभा थी, बल्कि उच्च बुद्धि, साहस और रणनीति भी थी। जीवन और मृत्यु के द्वार पर उच्च पद तक पहुंचने के लिए केवल प्रतिभा का होना ही पर्याप्त नहीं होगा। दुनिया का सबसे अंधकारमय अस्तित्व होने के कारण जीवन और मृत्यु के द्वार का प्रत्येक उच्च पदस्थ सदस्य कठोर और लचीला था। इनमें से कई उच्च पदस्थ सदस्य मानव कुलों में प्रभावशाली व्यक्ति थे। इस बार तुम्हारा इनाम छोटा नहीं होगा और मैं तुम्हें महानताओं का एक स्रोत भी प्रदान करूंगा। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और जितनी जल्दी हो सके अमर सम्राट क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास करो। सुयान की साधना का स्तर पहले ही स्वर्ण अमर क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था तथा बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा था। हालांकि स्वर्ण अमर क्षेत्र पर्याप्त नहीं था। अपनी बात कहने के लिए व्यक्ति को कम से कम अमर सम्राट या अमर सम्राट तो होना ही चाहिए। गुरु आपका धन्यवाद। बेशक सुयान वुजियांग के पूर्वज द्वारा दिए गए इनाम को अस्वीकार नहीं करेगा। अब से निचले 5 राज्यों में जीवन और मृत्यु के द्वार पूरी तरह से आपके द्वारा संचालित होंगे। आप न केवल कर्णधार हैं, बल्कि हॉल के उपस्वामी भी हैं, महानताओं के मूल स्रोत की तुलना में जिससे हॉल मास्टर ईर्ष्या करता था। इस वाक्य ने सुयान को अधिक खुश कर दिया। निचले 5 राज्यों में संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण पाना एक बड़ी जीत थी। अब निचले 5 राज्यों में जीवन और मृत्यु के द्वार के ज्यादातर जासूस मरने वाले हैं। नए जासूसों को तैनात करने में संसाधनों की भारी बर्बादी होगी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि कितने संसाधनों को खर्च किया जाना चाहिए, इसका निर्णय सुयान को करना था। जब तक यह अत्यधिक न हो और परिणाम प्राप्त हो, तब तक जीवन और मृत्यु का द्वार हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि इस बार उसे न केवल ये परिवार के लोगों को बल्कि अन्य कुलों के जासूसों को भी तैनात करना पड़ा। ये परिवार के लोगों की संख्या सीमित थी। उनमें से 1000 से ज्यादा लोगों को पहले ही जीवन और मृत्यु के द्वार पर जासूसों के तौर पर तैनात किया जा चुका था। ये परिवार की विविध आवश्यकताओं को देखते हुए अब वहां पर्याप्त लोग नहीं थे। ऐसा नहीं चलेगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे युवा पीढ़ी को याद दिलाना होगा कि वे बच्चे पैदा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करें। अगर हम ज्यादा बच्चे पैदा करके ये परिवार की प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं करते तो क्या यह बर्बादी नहीं होगी? ये परिवार में जन्म देना हमेशा से ही पुरस्कृत माना जाता था और ये पुरस्कार सुयान द्वारा निर्धारित किए गए थे। सुयान ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि जब वह वापस आएगी तो वह संतान प्राप्ति के लिए मिलने वाले इनाम को बढ़ा देगी, जिससे ये परिवार में संतान के जन्म के लिए उत्साह पैदा होगा। दीर्घायु संप्रदाय और हजारों पत्तियों वाली अकादमी का प्रभाव बहुत बढ़ गया और सुयान ने निचले 5 राज्यों में जीवन और मृत्यु के द्वार पर नियंत्रण कर लिया। दयु अमर राजवंश सहित पूरे निचले 5 राज्य, चाहे वह काले या सफेद, खुले या छिपे हुए थे, ये परिवार के नियंत्रण में दृढ़ता से थे। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार 12 का उदय, निचले 5 राज्यों पर प्रभुत्व पूरा का दावा किया जा सकता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, ये फैन के दिमाग में गूंज उठा। सिस्टम इनाम का दावा करो। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक कीवर्ड स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञान। इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी ज्ञान कीवर्ड अंततः प्रकट हुआ। जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ता गया, साधना तकनीकों को समझने में कठिनाई भी बढ़ती गई। अब इंद्रधनुष स्तर के कीवर्ड के साथ ये फैन की साधना तकनीकों को समझने में कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। अगले दिनों में ये फैन ने अराजकता की दुनिया को उन्नत करने और उत्पत्ति की अराजकता पुस्तक को उन्नत करने के लिए 2 अमर कानूनों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। ये परिवार में गहन अमर क्षेत्र के अधिकाधिक साधक प्रकट होने लगे। उत्पत्ति की अराजकता पुस्तक को गहन अमर क्षेत्र में उन्नत करना एक अत्यावश्यक कार्य था। 10 वर्षों के बाद ये फान ने महान सफलता के दायरे में 5-6 गहन कौशल को समझ लिया। 5-6 गहन कौशल, हालांकि 8-9 गहन कौशल जितना अच्छा नहीं है, फिर भी अमर कानून के बाद इसे शीर्ष स्तर का अस्तित्व माना जाता है। इस तकनीक में शारीरिक साधना के माध्यम से संतत्व प्राप्त करने पर जोर दिया जाता था तथा शक्ति के साथ सभी नियमों को नकार दिया जाता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी दुर्जय आक्रमण शक्ति नहीं, बल्कि इसकी अविनाशी रक्षा थी। एक विचार के साथ ये फैन का शरीर और भी सख्त हो गया। ये फैन ने कोशिश की, यहां तक कि निम्न श्रेणी के ताओवादी कलाकृति का पूरी ताकत से उपयोग करने पर भी वह अपने भौतिक शरीर को नहीं तोड़ सका। इस स्तर की सुरक्षा के साथ ये फैन बस निष्क्रिय बैठ सकता है और यहां तक कि एक अमर सम्राट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि ये फान संतुष्ट नहीं था। एक साधारण अमर सम्राट अब ये फान के लिए कोई खतरा नहीं था।
ये फैन के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा अमर सम्राट था। भले ही उसकी युद्ध शक्ति अमर सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकी, फिर भी उसकी रक्षा को अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना ही था। तभी ये फैन थोड़ा सुरक्षित महसूस करेगा। ये फैन ने अपनी रक्षा को बढ़ाने की उम्मीद 5-6 प्रोफाउंड स्किल पर रखी। ये फैन के 5-6 गहन कौशल को पहले ही महासिद्धि के क्षेत्र में पहुंचाया जा चुका था। जब तक उसके पास पर्याप्त संसाधन थे, वह 5-6 गहन शरीर को महासिद्धि के क्षेत्र तक पहुंचा सकता था। लेकिन 5-6 गहन शरीर की साधना के लिए आवश्यक ये सभी संसाधन कहां से आएंगे? अधिकांश संसाधनों का उपयोग ये फैन ने अराजकता की दुनिया को उन्नत करने के लिए किया था। शेष संसाधन 5-6 गहन शरीर को महान सफलता के क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अमर सम्राट लेवल 1 अराजकता की दुनिया में ये फैन अपने 5-6 गहन शरीर को उन्नत करने के लिए संसाधनों पर विचार कर रहा था, जबकि अराजकता की दुनिया को बढ़ाने के लिए संसाधनों का उपयोग करना जारी रख रहा था। तभी अचानक पहले से शांत अराजकता की दुनिया कांपने लगी। घबराने की बजाय ये फैन रोमांचित था। इससे संकेत मिलता है कि अराजकता की दुनिया छोटी हजार दुनिया से महान हजार दुनिया में उन्नत होने वाली थी। अगले ही क्षण अराजकता की दुनिया का क्षेत्र तेजी से फैलने लगा। कुछ ही समय में इसका विस्तार 10 गुना हो गया। कैओस विश्व की रैंक निर्धारित करने में क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कारक है। जब अराजकता की दुनिया को छोटे हजार विश्व से मध्य हजार विश्व में उन्नत कर दिया गया, तो दुनिया के संचालन को बनाए रखने वाला महान ताओ अधिक समृद्ध और अधिक शक्तिशाली हो गया। मूलतः पतली आध्यात्मिक शक्ति भी सघन होने लगी। यद्यपि ये फैन की दुनिया में जीव थे, लेकिन उनकी साधना का स्तर उच्च नहीं था और अन्य मध्य हजार दुनियाओं के साथ अतुलनीय था। इसका अर्थ यह था कि बढ़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग न्यूनतम था, जो धीरे धीरे तरल रूप में संघनित होकर आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल सागर बन गया। यदि कोई साधना के लिए ये फैन की अराजकता की दुनिया में कदम रखे, तो उन्हें पता चलेगा कि इस अराजकता की दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण महान सहस्त्र दुनिया की तुलना में भी अधिक समृद्ध था। कम खपत, अधिक उत्पादन, बस यही स्थिति थी। अंततः ये फैन ने अपनी चेतना को विश्व के केंद्र पर केंद्रित किया, जिसे विश्व का हृदय स्थान भी कहा जाता है। यह स्थान पहले ही महासागर बन चुका था। हालांकि इस महासागर में पानी नहीं, बल्कि विश्व शक्ति भरी हुई थी। ये फैन के एक विचार मात्र से यह विश्व शक्ति धीरे धीरे उभरने लगी। ये फैन ने मुट्ठी भर विश्व शक्ति को सावधानीपूर्वक अपने मुंह में डाल लिया। विश्व शक्ति ने तुरंत ही भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की, जिससे ये फैन की क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये फैन की शक्तियां सिस्टम द्वारा अवरुद्ध थीं। ऊर्जा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह ये फैन के साधना स्तर को नहीं बढ़ा सकती थी। किंतु अन्य मनुष्यों के लिए, जिन्होंने साधना का अभ्यास नहीं किया है, इतनी थोड़ी सी विश्व शक्ति को अवशोषित करने से उन्हें सीधे ही महायान क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिल सकता है तथा वे तुरंत अमर हो सकते हैं। विश्व शक्ति के भयानक प्रभावों से ये फैन बहुत खुश हुआ। पिछली अराजकता की दुनिया में हालांकि विश्व शक्ति थी, यह केवल दुनिया के भीतर ही घूम सकती थी, जिससे ये फैन को हमले शुरू करने में मदद मिलती थी, लेकिन इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता था। अब विश्व शक्ति प्रकट हो गई है, जिसका अर्थ है कि ये फैन इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। ये फैन ने विश्व के हृदय के पास स्थित विश्व शक्ति पर नजर डाली और मोटे तौर पर अनुमान लगाया। यह विश्व शक्ति महायान क्षेत्र में लाखों साधकों को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। यह प्रभाव पहले से ही भयानक था। यदि इस विश्व शक्ति का उपयोग साधना में किया जा सकता है, तो क्या इसका उपयोग 5-6 गहन शरीर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? जिस क्षण यह विचार उसके मन में आया, उसे दबाया नहीं जा सका। बिना किसी हिचकिचाहट के ये फैन ने तुरंत इसका प्रयास किया। जैसे ही ये फैन ने 5-6 गहन कौशल को सक्रिय किया और विश्व शक्ति को अवशोषित करना शुरू किया, उसने तुरंत पाया कि उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ने लगी थी। धीमी गति के बावजूद यह साबित हुआ कि उनकी पद्धति प्रभावी थी। यह निष्कर्ष निकालने के बाद ये फैन विश्व शक्ति से बने तरल में डूब गया और साधना शुरू कर दी। न केवल ये फैन बल्कि उसकी अच्छी लाश और बुरी लाश को भी वापस बुलाया गया। विश्व शक्ति के बीच उन तीनों ने उग्रतापूर्वक इसे अवशोषित कर लिया। दुष्ट शव ने 5-6 गहन कौशल का अभ्यास किया, जबकि अच्छे शव ने दालुओ अमर क्लासिक का अभ्यास किया। दोनों में से कोई भी प्रणाली की साधना स्तर सीमा से बंधा नहीं था और उनके साधना स्तर तेजी से बढ़ते गए। 1 साल, 10 साल, 100 साल, पूरे 100 वर्षों तक पूरा द्यौ अमर राजवंश शांत रहा। ये फैन के आत्मा सागर के भीतर एक अराजकता की दुनिया लगातार विकसित हो रही थी। यह अराजकता की दुनिया के ताओं के बारे में ये फैन की समझ की पूर्णता थी।
अब अराजकता की दुनिया का ताओ एक बार फिर विकसित हो रहा था। ये परिवार के ज्ञानोदय के सातरंग ग्रेड विशेषता के कारण ये फैन का ज्ञानोदय स्तर काफी बढ़ गया। अन्यथा इतनी तेजी से समझ हासिल करना इतना आसान नहीं होता। अंततः अराजकता की दुनिया ढहने लगी। संपूर्ण अराजकता दुनिया एक बिंदु तक सिकुड़ गई और फिर एक धमाके के साथ फट गई। धीरे धीरे एक मजबूत दुनिया का निर्माण हुआ। मूल सिद्धांत महान ताओ। महान ताओ एक महान सहस्त्र विश्व का सिद्धांत है। और मूल सिद्धांत महान ताओ वह सिद्धांत है जो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले अनगिनत महान सहस्राब्दियों में समाया हुआ है। इसे स्वर्गीय ताओ के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। अब ये फैन को जो समझ में आया था वह मूल सिद्धांत महान ताओ के भीतर अराजकता मूल सिद्धांत महान ताओ था, जो सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। गहन अमर से अमर सम्राट तक प्रगति करने के लिए आवश्यक शर्तों में से एक है अपने स्वयं के अराजकता मूल सिद्धांत महान ताओ के एक अंश को समझना और समझना। इस बिंदु पर जो चीज ये फैन को अमर सम्राट बनने से रोक रही थी वह अब दूर हो गई थी। जब तक उसकी साधना का स्तर पर्याप्त था ये फैन सीधे अमर सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ सकता था। यद्यपि ये फैन अभी तक आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन उसकी अच्छी लाशें और बुरी लाशें आगे बढ़ सकती थीं। अराजकता का मूल सिद्धांत महान ताओ, जिसे ये फैन ने समझा, अच्छी लाशों और बुरी लाशों की स्मृतियों के साथ समन्वयित हो गया। अगले ही क्षण दोनों का साधना स्तर बढ़ने लगा। उन दोनों से अमर सम्राट राज्य की आभा फैल गई। सभी को ज्ञात नहीं है कि छोटे से 5-5 महाद्वीप में 2 अमर सम्राटों का जन्म हुआ था। पहले तुम बाहर जाओ और ये परिवार की अच्छी तरह से रक्षा करो। जब दोनों ने अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया तो विश्व शक्ति प्रभावी होना बंद हो गई। यदि वे खेती जारी रखते तो वे अपनी खेती के स्तर को बहुत अधिक नहीं बढ़ा पाते। 2 अमर सम्राटों की सुरक्षा के कारण ये परिवार मूलतः बहुत कम खतरे में था। तब ये फैन शांतिपूर्वक अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। ये फैन के साथ किसी की प्रतिस्पर्धा के बिना उसने जाने दिया और पूरी ताकत से विश्व शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये फैन एक छोटे भंवर में बदल गया जो पागलपन की हद तक विश्व शक्ति को अवशोषित कर रहा था। पता नहीं कितने समय बाद ये फैन के शरीर से अचानक मूल सिद्धांत महान ताओ की तरंगें निकलने लगीं। ये फैन ने हिंसक ढंग से अपनी आंखें खोलीं और खड़ा हो गया। 5-6 गहन शरीर को अंततः महान सफलता प्राप्त हुई। 5-6 गहन कौशल के रिकॉर्ड के आधार पर एक बार 5-6 गहन शरीर ने महान सफलता प्राप्त की तो ये फैन की रक्षा अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच सकती है। गहरी सांस लेते हुए ये फैन ने अपनी साधना जारी न रखने का निर्णय लिया। यद्यपि विश्व शक्ति का एक बड़ा सा ये फैन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, फिर भी उसका निरंतर पुनर्जनन हो रहा था। उसका लगभग 10वां भाग अभी भी बचा हुआ था। वर्तमान ये फैन के लिए विश्व शक्ति ने अपना प्रभाव खो दिया था, लेकिन अन्य ये परिवार के साधकों के लिए यह अभी भी बहुत प्रभावी हो सकता है। अपने हाथ की एक लहर से ये फैन ने शेष सभी विश्व शक्ति एकत्र कर ली। ये फैन की साधना बढ़ने के साथ ये परिवार के अन्य साधक बहुत पीछे छूटने लगे थे। इस बार विश्व शक्ति के उपयोग से ये परिवार के साधकों की साधना में शीघ्रता से सुधार किया जा सकता है। इस तरह ये फैन की साधना भी तेजी से अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगी। अमर सम्राट के राज्य में पहुंचने के बाद ही ये फैन अमर सम्राट का सामना करते समय कुछ हद तक सुरक्षित महसूस कर सका। दूसरी ओर ईस्ट हेवन स्टेट में इस अवधि के दौरान ये जिनक्यू और ये किंग, जो दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के निवास पर रहे थे, ने वूतियान और चुड़ैल यान को कोई भी अवसर पाने से रोका। लेकिन आज जैसे ही ये जिनक्यू और ये किंग बाहर निकले, दोनों चुड़ैल बच्चे तुरंत हरकत में आ गए। वे फिर से मौका नहीं गंवाना चाहते थे। पूर्वज चुड़ैल रक्तसार के बारे में संदेश तुरंत फैलाएं। निश्चित रूप से पूर्वज चुड़ैल रक्तसार के बारे में एक संदेश पास के साधकों के समूह के बीच प्रसारित होना शुरू हो गया। इससे भी अधिक पूर्वज चुड़ैल रक्तसार की आभा से दूषित कई गहने दिखाई देने लगे। पूर्वज चुड़ैल का शुद्ध खून चुड़ैल जनजाति में कौन ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन ये लोग यह भी जानते हैं कि इन खजानों का मूलतः उनसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग हार मानने को तैयार नहीं, उन्हें खोजते हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें वे उन्हें नहीं पा सकते। ये जिनक्यू और उसके साथी के आने से पहले दोनों चुड़ैल बच्चे कुछ भी क्यों बताएंगे। वे बेवकूफ नहीं हैं। धीरे धीरे सभी को विश्वास हो गया कि पूर्वज चुड़ैल का शुद्ध रक्त सिर्फ एक धोखा था, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के क्षेत्र में ये किंग ने पूर्वज चुड़ैल के शुद्ध रक्त से सने एक गहने के साथ खेला। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उस गहने पर पूर्वज चुड़ैल का शुद्ध रक्त बहुत शक्तिशाली था और उसे हाल ही में उस पर लगाया गया था।
उनके शरीर में पूर्वज चुड़ैल का रक्त मौजूद है, इसलिए पूर्वज चुड़ैल के शुद्ध रक्त के बारे में उनकी समझ स्वाभाविक रूप से दूसरों से बेहतर है। इस समय पूर्वज चुड़ैल के शुद्ध रक्त को प्रकट करना अधिक स्पष्ट रूप से लक्षित नहीं हो सकता था। ये किंग को बहुत संदेह है कि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय और मानव चुड़ैल संप्रदाय के लोग उसे मूर्ख समझते हैं। क्या वह इस स्पष्ट जाल को नहीं देख पा रहा है? हालांकि यह चारा वास्तव में काफी उपयोगी है। यह कहना होगा कि ये किंग को प्रलोभन दिया गया था। शुद्ध पूर्वज चुड़ैल के रक्त की एक बूंद ये जिनक्यू और ये किंग दोनों के साधना स्तर को गहन अमर लोक तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी, जिससे उनकी साधना का समय बहुत कम हो गया। यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी था। इसलिए यह जानते हुए भी कि यह एक जाल था, उन्होंने फिर भी कार्रवाई करने की योजना बनाई। प्रिय, तुम क्या सोचते हो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ये किंग ने ये जिनक्यू से पूछा कि उसकी तरफ कौन था। चलो कोशिश करते हैं। मैं अपने पापा से कह दूंगा, अगर हम उन्हें नहीं हरा सकते तो उन्हें आकर करने दो। ये जिनक्यू को अपने माता पिता पर भरोसा करने में कोई शर्म महसूस नहीं हुई। ये किंग ने सिर हिलाया, अगर ये फैन कोई कदम उठा सकता है तो कोई भी जाल कोई समस्या नहीं होगी। संभवतः वे दोनों संप्रदायों को गंभीर झटका भी दे सकते हैं। वर्तमान में चूंकि 5 राज्यों से मानव कबीले की सेनाएं मजबूत हो रही हैं, पूर्वी स्वर्ग राज्य को लगभग लूट लिया गया था, इसलिए चुड़ैल जनजाति ने भी वापस जाने की योजना बनाई। यदि वे अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जल्द ही ये जिनक्यू और ये किंग ने गुप्त रूप से दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का आधार छोड़ दिया। उन्हें गुप्त रूप से जाना होगा। अगर वे खुलेआम चले गए तो दोनों संप्रदायों को शक हो सकता है। ये जिनक्यू और ये किंग के जाने के तुरंत बाद वूतियान और चुड़ैल यांग को खबर मिली। चुड़ैलों के बच्चे ये जिनक्यू और उसका साथी गुप्त रूप से रह रहे हैं, लेकिन हम पुष्टि कर सकते हैं कि वे दिव्य चुड़ैल संप्रदाय का अड्डा छोड़ चुके हैं। वे शायद शुद्ध रक्त की तलाश में हैं। अच्छा, इसके लिए तुरंत तैयारी करो। इस बार यद्यपि वू तियान और डायन यांग अपने साथ अधिक साधक नहीं लाए थे, फिर भी उनकी साधना का स्तर कमजोर नहीं था। एक बार जब तैयारी हो गई तो उन्हें विश्वास नहीं था कि ये जिनक्यू और उसका साथी इस बार बच निकल पाएंगे। इसके बाद पूर्वज चुड़ैल के शुद्ध रक्त की खबर फिर से एक छोटे से दायरे में फैल गई। न केवल समाचार अधिक सटीक था, बल्कि सटीक स्थान भी दिया गया था। चुड़ैल जनजाति के कई साधकों को जब यह समाचार मिला तो वे तुरंत उस स्थान के लिए रवाना हो गए। उनमें ये जिनक्यू और उसका साथी भी शामिल थे। अपने सामने विशाल घाटी को देखते हुए ये किंग को यकीन था कि यह वही जाल था जो उनके विरोधियों ने बिछाया था। इसके अलावा ये किंग को विश्वास था कि पूर्वज चुड़ैल का शुद्ध खून इस घाटी के भीतर था। कुछ दूरी पर होने के बावजूद वह पहले से ही पूर्वज चुड़ैल के शुद्ध रक्त की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। घाटी के अंदर चुड़ैल यांग और वूतियान सतर्कता से एक संरचना को देख रहे थे। इस संरचना से घाटी का बाहरी दृश्य प्रकट हुआ। क्या ये किंग और अन्य लोग अंदर आएंगे? चुड़ैल यांग ने कुछ चिंता के साथ पूछा। यदि ये किंग और अन्य लोगों को उनके इरादों का पता चल गया तो उनके पास सचमुच कोई मौका नहीं बचेगा। वे अवश्य आएंगे। यद्यपि वूतियान को यकीन नहीं था, फिर भी उसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की। उस समय ये किंग और ये जिनक्यू, जिन पर दल की नजर थी, ने अंततः एक कदम उठाया। एक कदम से वे 100 मील की दूरी पार कर घाटी के अंदर आ गए। वे यहाँ हैं। वे यहाँ हैं। सब लोग तैयार हो जाओ। जिस क्षण ये किंग और ये जिनक्यू ने घाटी में कदम रखा, एक संरचना तुरंत उभर आई जिसने पूरी घाटी को ढक लिया। ये जिनक्यू और उसके साथी की गुप्त रूप से रक्षा कर रहे संप्रभु जादूगर भी उसी समय प्रकट हुए और उनके पास आ गए। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बेशक ये जिनक्यू और उसके साथी को दिव्य चुड़ैल संप्रदाय द्वारा दिए गए सुरक्षा मंत्रों के साथ संपर्क किया गया था। हालांकि स्थिति को देखते हुए संभवतः उन्हें निकट भविष्य में इन आकर्षणों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय और मानव चुड़ैल संप्रदाय ने निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखा होगा। ये जिनक्यू, ये किंग, तुम दोनों आखिरकार प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। चुड़ैल यांग की आवाज सुनी जा सकती थी, जो आत्मसंतुष्टि से भरी हुई थी। उनकी नजर में एक बार ये किंग और ये जिनक्यू उनके जाल में फंस गए तो वे वध के लिए तैयार शिकार बन गए। उनके लिए स्थिति को मोड़ने का कोई मौका नहीं होगा। युद्ध के प्रभारी 2 संप्रभु जादूगर, 2 जनजातियों के सदस्य, 4 संप्रभु जादूगर क्षेत्र शक्तियां चारों दिशाओं से उभरी और उन्हें घेर लिया। 4 संप्रभु जादूगर, 2 संप्रदाय। यह एक गंभीर साजिश है। दाव रक्षक के चेहरे के भाव गंभीर हो गए।
उसने जल्दी से अपना संचार ताबीज निकाला तो पाया कि पूरा इलाका सील कर दिया गया था और वह कोई भी खबर नहीं भेज सकता था। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जब वू तियान ने ये जिनक्यू और ये किंग को देखा तो उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। दोनों संप्रदायों की ओर से उन्हें आदेश दिया गया कि वे ये जिनक्यू और ये किंग को मार डालें। लेकिन वू तियान उन दोनों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसके पास एक गुप्त तकनीक थी जिससे वह दूसरों के रक्तवंश को अवशोषित कर सकता था। उसने ये जिनक्यू और ये किंग के रक्त को निकालकर अपने शरीर में एकीकृत करने की योजना बनाई। इस तरह वह सबसे मजबूत चुड़ैल जनजाति वंश वाला व्यक्ति बन सकता है। यह सोचते हुए वू तियान का शरीर उत्तेजना से थोड़ा कांप रहा था। न तो ये जिनक्यू और न ही ये किंग के हाव भाव में कोई बदलाव आया। संप्रभु जादूगर वाकई ताकतवर थे। वे शायद जीत नहीं सकते थे, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते थे। क्यों न हम इसे एक बार आजमा कर देखें, ये जिनक्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो फिर चलो एक कोशिश करके देखते हैं। उनके भीतर पूर्वज चुड़ैल रक्तरेखा तुरंत सक्रिय हो गई और साथ ही नीला ड्रैगन रक्तरेखा भी सक्रिय हो गई। दोनों ने पूर्वज चुड़ैल का रूप धारण कर लिया था तथा उनके चारों ओर एक नीला ड्रैगन घूम रहा था। उनकी पहले से ही शक्तिशाली आभा और भी बढ़ गई। ये परिवार की एजियोर ड्रैगन रक्तरेखा मूलतः पूर्वज चुड़ैल की तुलना में कमजोर नहीं थी। संयुक्त होने पर वे अपने भागों के योग से अधिक हो गए। यहाँ तक कि दो चुड़ैल बच्चों द्वारा लाए गए गहन अमर भी ये जिनक्यू और ये किंग की दुर्जय उपस्थिति के सामने सांस फूलने की भावना महसूस कर रहे थे। जिन पर उनकी नजर थी वे पूरी तरह से शक्तिहीन हो गए। चुड़ैल यांग और वू तियान ने दोनों की आभा को महसूस किया, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ सके। उनके द्वारा उत्सर्जित रक्तवंशीय आभा में से एक स्पष्ट रूप से चुड़ैल जनजाति की थी, लेकिन वह अन्य अपरिचित रक्तवंशीय आभा क्या थी जिसे वे महसूस कर रहे थे? क्या तुम लोग शुद्ध चुड़ैल जनजाति के सदस्य नहीं हो? वू तियान के दिमाग में एक भयानक विचार उभरा। उनकी जांच के अनुसार ये जिनक्यू और ये किंग की उत्पत्ति धुंधली थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अचानक कहीं से प्रकट हो गए हों। दोनों के बीच शुद्ध पूर्वज चुड़ैल रक्तवंश होने के कारण किसी को भी उनकी उत्पत्ति पर कभी संदेह नहीं हुआ। इतने शुद्ध पूर्वज चुड़ैल वंश का स्वामी अगर चुड़ैल जनजाति का सदस्य नहीं तो और क्या हो सकता है? निश्चित रूप से मानव जाति का सदस्य तो नहीं। लेकिन अब जब ये जिनक्यू और ये किंग ने अपनी पहचान छिपाना बंद कर दिया तो दोनों चुड़ैल बच्चों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये जिनक्यू और ये किंग पूरी तरह से चुड़ैल वंश के नहीं थे। अगर यह खबर चुड़ैल जनजाति तक पहुंच गई तो मुझे डर है कि यह पूरी जनजाति को हिलाकर रख देगी। दो देव संतानें जिनके पास पूर्वज चुड़ैल का रक्तवंश है, वास्तव में चुड़ैल जनजाति से नहीं हैं। चुड़ैल जनजाति में कोई भी शायद इस चौंकाने वाली खबर को स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय और मानव चुड़ैल संप्रदाय उन्हें दुश्मन के रूप में देखते थे, फिर भी वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर दाओ रक्षक जो अकेले ही 3 संप्रभु जादूगरों का सामना कर रहा था, वो तियान के शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया। इसका मतलब क्या है? तो क्या वह देवपुत्र जिसकी वह इतने लंबे समय से रक्षा कर रहा है, वह चुड़ैल जनजाति का नहीं है? सभी गतिविधियां रुक गईं, क्योंकि हर किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। यदि ये जिनक्यू और ये किंग चुड़ैल जनजाति से नहीं हैं, तो क्या इस लंबी अवधि में सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना का अभी भी कोई मतलब है? नहीं, यह समझ में आता है। कम से कम उन्हें पता चला कि ये जिनक्यू और ये किंग वह नहीं हैं जो वे दिखते थे। थोड़ी देर रुकने के बाद चुड़ैल यांग जोर से हंस पड़ी। ये जिनक्यू, ये किंग, अब चुड़ैल जनजाति के संरक्षण के बिना आपको कौन बचा सकता है? मैं आपको बताना भूल गया, मैं जिस पर भरोसा करता हूँ वह कभी भी चुड़ैल जनजाति नहीं रही है। ये किंग के शब्दों के साथ वह संरचना जो अमर सम्राट की शक्ति का विरोध कर सकती थी, बलपूर्वक फाड़ दी गई और एक आकृति अंदर घुस गई। पिता, ये जिनक्यू और ये किंग आदरपूर्वक झुके। ऐसा लगता है कि आपके चुड़ैल कबीले के भीतर की लड़ाई हमारे मानव कबीले से कम नहीं है। ये जियाओफान ने वहां मौजूद कई चुड़ैलों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। चुड़ैल जनजाति का मन वास्तव में सरल है, लेकिन यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं है ना? आप मानव कुल से हैं? ये जियाओफान की उपस्थिति ने सभी को एहसास कराया। दोनों देव संतानों के पीछे की शक्ति मानव कुल ही होगी। 2 मनुष्यों को डायन जनजाति के देव संतानों में बदलना, यह वास्तव में भयावह है। यह सोचकर कि ये जिनक्यू और ये किंग चुड़ैल जनजाति के भविष्य के शासक बन सकते हैं, कई चुड़ैलों ने अपनी आध्यात्मिक आत्माओं को कांपते हुए महसूस किया। 2 मनुष्यों द्वारा नियंत्रित होना चुड़ैल जनजाति के लिए एक आपदा होगी। मुख्य बात यह है कि दोनों चुड़ैल बच्चे छिपने में बहुत माहिर थे। अगर वे खुद को प्रकट नहीं करते तो किसी को पता नहीं चलता।
इस बार हमें पहले ये जिनक्यू और ये किंग को मारना होगा। पांचों संप्रभु जादूगर इस बात पर आम सहमति बनाते हैं कि परिणाम तय करने से पहले सबसे पहले ये किंग और ये जिनक्यू को निशाना बनाया जाए। एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। 5 चुड़ैल जनजाति संप्रभुओं का सामना करते हुए ये जियाओफान को परवाह नहीं थी। दालुओ अमर कानून। दालुओ क्षेत्र। दालुओ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो उन लोगों के लिए अद्वितीय है जो दालुओ अमर कानून के अभ्यास के साथ अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। पांचों संप्रभु जादूगर तुरंत ही दालुओ क्षेत्र में समा गए। वे सभी अमर सम्राट क्षेत्र में हैं और उन सभी में लड़ने की ताकत है, लेकिन अभी भी एक अंतर है। दालुओ राज्य में पांचों संप्रभु जादूगर पूरी तरह से दबा दिए गए थे, उनमें जरा भी प्रतिरोध नहीं था। उन्हें अकेले ये जियाओफान ने ही हराया था। दूसरी ओर केवल 2 चुड़ैल बच्चे बचे थे और रहस्यमय चुड़ैलों के उच्चतम स्तर पर चुड़ैलों का एक समूह ये जिनक्यू और ये किंग का सामना करने के लिए बचा था। ये जिनक्यू ने अपने जोड़ों को गर्म किया और अपने सामने चुड़ैलों को घूरा, मानो सोच रहा हो कि कहाँ हमला करना है। वूतियान और अन्य लोगों ने अपना पिछला अहंकार खो दिया था। जब ये जिनक्यू ने उन्हें घूरा तो उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अगले ही पल ये किंग ने पहला कदम उठाया। उसके हाथ में मौजूद चुड़ैल का औजार एक पहाड़ में बदल गया और असंख्य चुड़ैलों की ओर टूट पड़ा। ये जिनक्यू ने भी अपनी नवनिर्मित ताओवादी कलाकृति वुल्फ फैन क्लब को उठाया और चुड़ैलों पर हमला कर दिया। घाटी में तुरंत चीखें गूंजने लगीं। दुर्भाग्यवश संरचना के कारण ध्वनियां घाटी से बाहर नहीं निकल सकीं। बाहर की चुड़ैलें इस बात से अनभिज्ञ थीं कि अंदर क्या हो रहा है और स्वाभाविक रूप से उन्होंने बचाव के बारे में नहीं सोचा। दोनों संप्रदायों के सदस्य यह कैसे सोच सकते थे कि जो जाल उन्होंने पूरी तरह से बिछाया था वह उनकी कब्र में बदल जाएगा। चुड़ैल जनजाति में शक्ति के स्तंभ के रूप में देखे जाने वाले संप्रभु जादूगरों को वास्तव में नुकसान उठाना पड़ा था। एक साथ 4 लोग नष्ट हो गए, यहाँ तक कि 2 शक्तिशाली संप्रदायों को भी दर्द महसूस होगा। अपने चारों ओर चुड़ैलों के शवों के ढेर को देखते हुए दोनों चुड़ैल बच्चों ने अपनी आंखों में आतंक के साथ ये जिनक्यू को देखा। मुझे मत मारो, मैं अभी भी मूल्यवान हूँ। वूतियान बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। ये जिनक्यू को करीब आते देख उसने तुरंत कहा, अब भी तुम्हारा क्या मूल्य है? ये किंग ने वूतियान को दिलचस्पी से देखा। मेरे पास एक गुप्त तकनीक है और आपको यह निश्चित रूप से पसंद आएगी। जीवित रहने के लिए वूतियान ने रक्तवंश को अवशोषित करने की गुप्त तकनीक सौंपने की योजना बनाई। जीवित रहने से अधिक महत्वपूर्ण कोई गुप्त तकनीक नहीं है। यह वह गुप्त तकनीक है जिसका उपयोग मैं रक्त रेखाओं को अवशोषित करने के लिए करता हूं। वूतियान जानता था कि यदि उसने इस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल खुद को छुड़वाने के लिए किया तो इसका उल्टा असर होगा। जो लोग स्वर्ण अमरत्व की साधना कर सकते हैं उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें धमकाया जा सकता है। स्वर्ग निगलने की गुप्त तकनीक। ये किंग ने तथाकथित गुप्त तकनीक पर नजर डाली, लेकिन जल्द ही उसकी रुचि खत्म हो गई। दूसरों के लिए एक गुप्त तकनीक जो स्वयं को मजबूत करने के लिए समान रक्त वाले अन्य प्राणियों को खा सकती है, शक्तिशाली है। लेकिन इस गुप्त तकनीक का दुष्प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा रक्तरेखाएं अवशोषित होती हैं, उतना ही ज्यादा हृदय नष्ट होता है। ये किंग को यह भी संदेह था कि यह गुप्त तकनीक दानव कबीले द्वारा अन्य जातियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये किंग को भक्षण प्रभाव की कोई परवाह नहीं है। ये फैन के आसपास होने से ये परिवार की वंशावली कभी कभी आगे बढ़ती थी। यह गति ऐसी नहीं है जिसकी बराबरी कोई भी तथाकथित गुप्त तकनीक कर सके। ये किंग के हाथ में एक चिंगारी दिखाई दी और गुप्त तकनीक जिसे वूतियान ने अपने सबसे कीमती खजाने के रूप में देखा था, ये किंग ने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आप क्या कर रहे हो? वूतियान के माथे से ठंडा पसीना बेकाबू होकर टपक रहा था। इस गुप्त तकनीक के बिना उसका कोई मूल्य नहीं रह गया था और मूल्य के बिना उसका एकमात्र परिणाम विनाश ही था। नहीं, ये जिनक्यू के वुल्फ फैन क्लब के उठ जाने के बाद 2 चुड़ैल बच्चे अंततः बर्बादी के भाग्य से बच नहीं सके। केवल ये जिनक्यू के दाओ रक्षक और चुड़ैल जनजाति से उसकी पत्नी ही मैदान में बचे थे। दाओ रक्षक ने अविश्वास से उन दोनों को देखा, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। पिताजी, हमें इस दाओ रक्षक के साथ क्या करना चाहिए? इस समय ये जिनक्यू और उसकी पत्नी के पास जरा भी सहानुभूति नहीं बची थी। चूंकि उन्हें पहचान पता थी, इसलिए उसका नष्ट होना तय था। क्या तुम अब भी चुड़ैल जनजाति में वापस जाना चाहती हो? जवाब देने के बजाय ये जियाओफान ने पूछा। क्या हम अब भी चुड़ैल जनजाति में वापस जा सकते हैं? बहुत सी चुड़ैलें मर चुकी हैं, जिनमें एक संप्रभु जादूगर भी शामिल है। चुड़ैलों की जाति की तरफ से जरूर जांच होगी।
एक बार जांच हो जाने पर उनकी पहचान उजागर हो सकती है। ऐसी स्थिति में वे चुड़ैल जनजाति में कैसे लौट सकते थे? बेशक आप वापस आ सकते हैं। ये जियाओफान के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी जब उसने दाव रक्षक के सिर के ऊपर हाथ रखा। अगले ही क्षण आध्यात्मिक आत्मा शक्ति ने लगातार दाव रक्षक के आत्मा सागर पर आक्रमण किया। चुड़ैल जनजाति आदिम आत्माओं की खेती नहीं करती है, केवल आत्मा के सागर में मूल सिद्धांत की खेती करती है। जैसे जैसे ये शियाओफान की आत्मा शक्ति क्षीण होती गई, दाव रक्षक की आंखें धीरे धीरे खाली होती गईं। हालांकि बहुत समय नहीं बीता था कि दाव रक्षक की अभिव्यक्ति पुनः सामान्य हो गई, लेकिन अब वह ये जियाओफान की कठपुतली बन गया था। यदि उसने अमर सम्राट क्षेत्र को नहीं तोड़ा होता तो ये शियाओफान एक संप्रभु जादूगर को कठपुतली में बदलने में सक्षम नहीं होता। लेकिन अब जब उसने अमर सम्राट क्षेत्र को तोड़ दिया था, अराजकता के महान ताओ को समझ लिया था और अपनी आत्मा की शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता था। दाओ रक्षक के अभी भी जीवित होने के कारण ये जिनक्यू और ये किंग की पहचान उजागर होने की संभावना लगभग न के बराबर थी। आखिर मरने वाले दो बड़े संप्रदायों से थे। कौन जाने उनकी मौत कैसे हुई। ये जिनक्यू को बस इतना ही कहना था कि वह नहीं जानता, और फिर उन्हें कौन परेशान कर सकता है। क्या वे सचमुच सोचते थे कि दिव्य चुड़ैल संप्रदाय बेकार था? दो चुड़ैल बच्चों और 4 संप्रभु जादूगरों के पतन के बाद संप्रदाय में उनके द्वारा छोड़े गए आत्मा लैंप तुरंत बुझ गए। आत्मा लैंप की रक्षा का काम सौंपा गया। चुड़ैल जनजाति आश्चर्यचकित हो गई और तुरंत दो बड़े संप्रदायों के उच्च स्तर को सूचना दी। दो बड़े संप्रदायों के उच्च पदस्थ सदस्य निश्चित रूप से ये जिनक्यू और उसकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जानते थे और अभी भी समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि चुड़ैल जनजाति और 4 संप्रभु जादूगर गिर गए हैं, तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर वे उस घाटी की ओर दौड़े जहां वे स्थित थे। इस समय तक ये जिनक्यू और ये किंग संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई कलाकृतियों के माध्यम से सफलतापूर्वक दिव्य चुड़ैल संप्रदाय में लौट आए थे और दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के उच्च स्तर को सूचित किया था कि उन पर हमला किया गया था। संप्रदाय द्वारा दी गई कलाकृतियों की सहायता से वे बड़ी मुश्किल से बच निकलने में सफल हुए थे, लगभग वहीं मर रहे थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन पर हमला किसने किया था, वे निश्चित नहीं थे। संभवतः मानव कबीले ने। दिव्य बालकों पर हुए हमले से उनकी मृत्यु लगभग हो गई थी, जिसके कारण दिव्य डायन संप्रदाय, जो दोनों बालकों को अपने भविष्य की आशा मानता था, तुरंत क्रोधित हो गया। यहां तक कि कुछ अमर सम्राटों ने भी यह खोजना शुरू कर दिया कि दिव्य बालकों पर किसने हमला किया था। इस समय पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय और मानव चुड़ैल संप्रदाय के नेता भी गुस्से में दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के पास पहुंचे। उनके 2 चुड़ैल बच्चे और 4 चुड़ैल सम्राट मर चुके थे। दोनों संप्रदायों के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति थी। इन लोगों की मृत्यु व्यर्थ नहीं हो सकती थी, इसका स्पष्टीकरण आवश्यक था। जब पृथ्वी चुड़ैल संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख चुड़ैल हान ने वू चांग को देखा तो उसने तुरंत सवाल किया, क्या हमारे चुड़ैल बच्चे और चुड़ैल शासक आपके द्वारा मारे गए थे? यह सुनकर वू चांग थोड़ा स्तब्ध रह गया। इसका क्या मतलब था? उनके दिव्य बच्चों पर भी उन 2 बड़े संप्रदायों की तरह हमला किया गया? क्या यह हो सकता है कि मानव कुल ने ऐसा किया हो? वू चांग की अभिव्यक्ति को देखते हुए चुड़ैल हान को भी एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। क्या यह दिव्य चुड़ैल संप्रदाय नहीं था जिसने ऐसा किया था? हालांकि यह भी सही नहीं लग रहा था। अगर यह दिव्य चुड़ैल संप्रदाय नहीं होता तो ये जिनक्यू और उसकी पत्नी की रक्षा कौन करता? आपके दिव्य बच्चे कहाँ हैं? चुड़ैल हान ने अनिच्छा से पूछा। हमारे दिव्य बच्चों पर अभी अभी हमला हुआ है। अगर हमारे जादूगर सम्राट द्वारा छोड़े गए उपाय न होते तो शायद वे वापस नहीं आ पाते। यह तथ्य कि डायन सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से ये जिनक्यू और उसकी पत्नी को बचाने के लिए उपाय किए थे, यह दर्शाता है कि वह उनका बहुत सम्मान करता था। इस बिंदु पर चुड़ैल हान को लगभग यकीन हो गया था कि यह दिव्य चुड़ैल संप्रदाय नहीं था जिसने ऐसा किया था। युद्ध के अवशेषों के अनुसार यह अधिक संभावना थी कि मानव कबीले ने कार्रवाई की थी। लेकिन दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के दिव्य बच्चे बिना किसी नुकसान के बच गए, जबकि उनके 2 संप्रदाय के चुड़ैल बच्चे और चुड़ैल सम्राट नष्ट हो गए। इस समय वू चांग भी समझ गया। दोनों संप्रदायों के चुड़ैल बच्चों के साथ हुई घटना के बाद दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के हस्तक्षेप का कोई मतलब नहीं था। तार्किक रूप से कहें तो क्या ऐसी घटना के बाद मानव कबीले को पहला संदिग्ध नहीं होना चाहिए? चाहे कितना भी संदेह हो, यह दिव्य चुड़ैल संप्रदाय नहीं होना चाहिए, जब तक कि पहले से शामिल लोग दिव्य चुड़ैल संप्रदाय के दिव्य बच्चों के साथ न हों। वू चांग को जो पता था उसके आधार पर ये जिनक्यू और उसकी पत्नी पूर्वज चुड़ैल के रक्तसार की अफवाहों के कारण घर छोड़कर चले गए थे।
ये सभी सुराग एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहे थे जिसे वू चांग आसानी से निकाल सकता था। हमारे दिव्य बच्चों के विरुद्ध हमारे ही चुड़ैल जनजाति के संप्रदायों द्वारा षड्यंत्र रचा गया। यदि वे भाग्यशाली नहीं होते तो शायद वे वापस नहीं लौट पाते। यह सोचकर वू चांग क्रोधित हो गया। आदेश भेजो, दोनों संप्रदायों के किसी भी साधक को जाने की अनुमति नहीं है। इस बिंदु पर यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो वू चांग दोनों संप्रदायों के साधकों को जाने नहीं देगा। वू चांग की बातें सुनकर चुड़ैल हान का चेहरा पीला पड़ गया। वू चांग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता? इसके तुरंत बाद चुड़ैल जनजाति के शक्तिशाली संप्रभु जादूगर एक के बाद एक आने लगे। यहां तक कि दो चुड़ैल सम्राट भी आए। जब उन्हें पता चला कि दो बड़े संप्रदायों ने दिव्य संतानों के लिए जाल बिछाया है तो उनका गुस्सा भड़क उठा। मेरे दिव्य डायन संप्रदाय के दिव्य बच्चों का अपमान करने का साहस करना मृत्यु की इच्छा है। चुड़ैल हान और उसके साथियों को उस समय पसीने आ गए जब वे चुड़ैल सम्राटों की आभा के निशाने पर आ गए। उन्हें पता था कि उनकी योजना का पर्दाफाश हो चुका है। आज संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना वे निश्चित रूप से वहां से नहीं जा पाएंगे। वू चांग, यह एक गलतफहमी है। दोनों चुड़ैल बच्चों ने तुम्हारे दिव्य बच्चों से ईर्ष्या के कारण यह पूरी तरह से अपनी मर्जी से किया। इस बिंदु पर वे निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उन्होंने यह योजना बनाई थी। वे केवल चुड़ैल यांग और वू तियान पर सारा दोष मढ़ने का प्रयास कर सकते थे, जो दोनों पहले ही मर चुके थे। चूंकि मृतक अब बोल नहीं सकते थे, इसलिए यह वास्तव में संप्रदाय के लिए उनका अंतिम योगदान था। वू चांग स्वाभाविक रूप से इस तरह के कारण को स्वीकार नहीं करेगा। चुड़ैल बच्चों के कार्यों के लिए हम मुआवजा देने को तैयार हैं। पूर्वज चुड़ैल के रक्तसार की एक बूंद, एक मध्यस्तरीय आकाश चुड़ैल कलाकृति। रक्त चुड़ैल घास, एक मध्यस्तरीय आकाश चुड़ैल कलाकृति। मानव कुल में एक मध्यस्तरीय ताओवादी कलाकृति के समतुल्य। पूर्वज चुड़ैल के रक्तसार और अन्य संसाधनों के साथ यहां तक कि एक अमर सम्राट भी उन्हें वहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। हमारे दो दिव्य बच्चे हैं, वे एक सा कैसे बांटेंगे? क्या आप हमारे दो दिव्य बच्चों के बीच कलह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? वू चांग ने फिर घूर कर देखा। दो से प्रत्येक के लिए एक डायन सम्राट के जानलेवा इरादे से डरकर दोनों संप्रदायों के शासकों ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि दोनों संप्रदायों में गलतफहमी है। कोई दावत का इंतजाम करो। वू चांग यह भी जानता था कि वह वास्तव में दोनों संप्रदायों के शासकों को दंडित नहीं कर सकता था, अन्यथा आकाश चुड़ैल दुनिया अराजकता में फंस जाएगी। पर्याप्त मुआवजा मिलने से वे संतुष्ट हो जाएंगे। गलतफहमी दूर हो जाने के बाद चुड़ैलों के सभी कबीलों ने दोनों चुड़ैल बच्चों की मौत की जिम्मेदारी मानव कबीले पर डाल दी। प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना वे कभी नहीं सोचेंगे कि जिन दिव्य बच्चों की उन्होंने बात की थी वे वास्तव में मानव कुल के सदस्य थे। दिव्य बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचने और मुआवजा मिलने से दिव्य डायन संप्रदाय संतुष्ट हो गया। अंततः केवल दो प्रमुख संप्रदायों को ही नुकसान पहुंचा। वे न केवल ये जिनक्यू और ये किंग को मारने में असफल रहे, बल्कि उन्होंने दो दिव्य बच्चों को भी खो दिया। उन्होंने अपनी महिला और अपने सैनिकों दोनों को खो दिया। हालांकि इनमें से किसी का भी अब ये जिनक्यू और ये किंग से कोई लेना देना नहीं था। दोनों संप्रदायों से प्राप्त मुआवजा निश्चित रूप से वू चांग द्वारा रोका नहीं गया था और उसे ये जिनक्यू और उनकी पत्नी को उनके मन को शांत करने के लिए दिया गया था। ये जिनक्यू और ये किंग अपने हाथों में पूर्वज चुड़ैल के रक्तसार की 3 बूंदों को देखकर मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। इस बार उन्हें जैकपॉट मिल गया। पूर्वज चुड़ैल के रक्तसार की 3 बूंदों के साथ इस बार सफलता के लिए कोई दबाव नहीं था। हालांकि वे तुरंत वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने तब तक इंतजार करने का इरादा किया जब तक कि वे स्काई विच वर्ल्ड में वापस नहीं लौट आए और अपनी सफलता शुरू नहीं कर दी। जैसे जैसे मानव कुल का प्रतिरोध उग्र होता गया, आकाशीय चुड़ैल दुनिया, जिसने पहले से ही पर्याप्त संसाधन एकत्र कर लिए थे, पहले से ही वापसी की योजना बना रही थी। इसके अलावा अब एक रहस्यमयी शक्ति गुप्त रूप से आकाशीय चुड़ैलों की दुनिया को निशाना बना रही थी। 2 चुड़ैल बच्चों की मृत्यु और दिव्य बच्चों के दुर्भाग्य ने उनके पीछे हटने के विचारों को और तेज कर दिया। पूरे 200 वर्षों तक आक्रमण करने के बाद आकाश चुड़ैल दुनिया की विशाल सेना अंततः चांगमिंग दुनिया से पीछे हटने लगी। अंत में केवल तबाह हो चुका ईस्ट हेवन राज्य ही बचा था। चुड़ैल जनजाति का एक समय उपजाऊ क्षेत्र अब बंजर हो गया था। लगभग हर चीज, चाहे वह उपयोग योग्य हो या नहीं, चुड़ैल जनजाति द्वारा तबाह कर दी गई थी। ईस्ट हेवन स्टेट मूल रूप से ऊपरी 5 राज्यों में सबसे कमजोर और बंजर था। अब जब यह ऐसा हो गया है तो बड़ी ताकतों की इसमें रुचि तुरंत खत्म हो गई।
हालांकि छोटी ताकतों के पास ईस्ट हेवन स्टेट को फिर से विकसित करने की क्षमता नहीं थी और उन्हें हार माननी पड़ी। अंततः ईस्ट हेवन स्टेट एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसे कोई नहीं चाहता था। हालांकि किसी ने भी निचले 5 राज्यों के नव स्थापित दयु अमर राजवंश को शामिल नहीं किया। दयु अमर राजवंश के लिए विकास हेतु निर्जन भूमि खोजना आसान नहीं था। तिरस्कृत ईस्ट हेवन स्टेट एक बेहतरीन विकल्प था। ये शियाओ शियाओ हमेशा से ही ऐसी व्यक्ति थी जो कोई भी विचार आते ही तुरंत कार्रवाई करने लगती थी। पूर्वी स्वर्ग राज्य में रुचि विकसित होने के बाद ये शियाओ शियाओ ने संकोच नहीं किया और तुरंत पूर्वी स्वर्ग राज्य में प्रवेश की संभावना पर चर्चा करने के लिए दयु अमर राजवंश के मंत्रियों को बुलाया। शीघ्र ही निष्कर्ष पर पहुंचा गया। चूंकि उस समय ईस्ट हेवन स्टेट में किसी की रुचि नहीं थी, इसलिए दयु अमर राजवंश के लिए इसमें कदम रखने का यह सही मौका था। पूर्वी स्वर्ग राज्य के विनाश ने दयु अमर राजवंश के लिए एक उपयुक्त समय प्रस्तुत किया।